चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे दिलचस्प सवालों के जवाब खंगालने वाले हैं जो भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन से जुड़े हैं। बोरिंग लेक्चर नहीं, बल्कि एक मास्टर और अप्रेंटिस की तरह सवाल जवाब के अंदाज में। तो तैयार हो जाइए इस ऐतिहासिक चर्चा के लिए। अब एक जिज्ञासु छात्र की तरह सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर 7 समंदर पार से ये विदेशी ताकतें भारत की तरफ क्यों खींची चली आईं? ऐसा क्या था यहाँ? सोर्स मटेरियल में इसका एक बहुत ही सटीक जवाब है। मसाले, शोरा यानी सॉल्ट पीटर और बेहिसाब धन का लालच। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस वक्त भारत दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक था। ये महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इस व्यापारिक लालच ने ही आगे चलकर एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की नींव रखी। चलिए अब टेक्स्ट से सीधे एक सवाल उठाते हैं। आज़ादी से पहले वाले भारत में व्यापारी के तौर पर सबसे आखिर में कौन से यूरोपीय आए थे? सोचिए जरा, क्या वो पुर्तगाली थे, डच, अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी? व्यापारिक एकाधिकार की इस रेस में इस आखिरी खिलाड़ी की एंट्री सच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। और ऐतिहासिक साक्ष्यों के हिसाब से सही जवाब है फ्रांसीसी। जी हाँ, फ्रांसीसियों ने इस जबरदस्त कंपटीशन और मुनाफे वाले भारतीय बाजार में काफी देर से कदम रखा था, बाकी यूरोपीय ताकतों के मुकाबले बहुत लेट। उनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में जाकर स्थापित हुई थी, और सच कहूं तो इतनी लेट एंट्री आगे चलकर उनके लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती भी साबित हुई। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा के साथ पुर्तगाली आए। उसके 100 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद 1605 में डच आए। फिर उनके ठीक पीछे पीछे 1608 में अंग्रेज और एकदम आखिर में 1664 में फ्रांसीसी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे ये जो सीक्वेंस है ना, इसी ने भारत में सदियों तक चलने वाली एक भयंकर व्यापारिक और सैन्य टक्कर का पूरा मंच तैयार कर दिया था। लेकिन इन ताकतों के बीच होड़ सिर्फ मसालों या कपड़ों की नहीं थी। कुछ रिसोर्सेज ऐसे थे जो सीधे तौर पर उनकी मिलिट्री पावर से जुड़े थे। तो यहाँ एक बहुत ही क्रूशल सवाल बनता है, इन यूरोपीय शक्तियों को सबसे बेहतरीन शोरा और अफीम आखिर किस क्षेत्र से मिलता था? क्या वो बंगाल था, गुजरात, मद्रास या फिर कोई और जगह? इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। वो जगह थी बिहार। जी हाँ, बिहार उस समय हाई क्वालिटी वाली अफीम और खास तौर पे शोरे के प्रोडक्शन का मेन हब था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शोरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? असल में शोरा बारूद बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो सीधी सी बात है, जो भी ताकत बिहार के इस ट्रेड को कंट्रोल करेगी, उसका सैन्य पलड़ा अपने आप पूरे यूरोप और भारत में भारी हो जाएगा। सिंपल सा गणित था ये। अब जाहिर सी बात है, जब बारूद और हथियारों की ऐसी होड़ लगेगी तो बात सिर्फ व्यापार तक कैसे टिकेगी? बहुत जल्द ये ताकतें, खासकर अंग्रेज और फ्रांसीसी, आपस में ही बुरी तरह भिड़ गए। इनके बीच इस वर्चस्व की लड़ाई को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये निर्णायक सैन्य संघर्ष, या कहें तो ये आर पार की लड़ाई, असल में किन सालों के बीच हुई? हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से इन युद्धों की एग्जैक्ट टाइमलाइन कुछ इस तरह है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला। इसके तुरंत बाद दूसरा संघर्ष 1749 से 1754 के बीच हुआ, और तीसरा, जो कि सबसे निर्णायक था, वो 1758 से 1763 तक लड़ा गया। देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये वो साल हैं जिन्होंने लिटरली ये तय कर दिया कि भारत के भविष्य का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा। और इन युद्धों के आखिर में फ्रांसीसियों का सपना पूरी तरह टूट गया और अंग्रेजों ने गेम में अपनी पकड़ पक्की कर ली। अब सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेज जीते क्यों और फ्रांसीसी हारे क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक फासला था। फ्रांसीसी पूरी तरह से पांडिचेरी जैसे सामरिक तटीय केंद्रों पर डिपेंडेंट थे। उनका दायरा काफी लिमिटेड था। लेकिन इसके उलट अंग्रेजों के पास जो नेवल और मिलिट्री फोर्स थी, वो कहीं ज्यादा मजबूत और व्यापक थी। बंगाल और दूसरे इलाकों पर कंट्रोल होने की वजह से उन्हें इतने रिसोर्सेज मिले, जिससे उन्होंने आखिरकार फ्रांसीसियों को पूरी तरह से गेम से बाहर कर दिया। फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाने और प्लासी बक्सर जैसी बड़ी जंग जीतने के बाद अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा अपने हाथ में लेना शुरू किया। अब वो सिर्फ व्यापारी थोड़ी ही रह गए थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन शानदार जीतों के बाद बेहद अमीर बंगाल सूबे में द्वैध शासन प्रणाली या डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम आखिर किसने लागू किया था? ये एक ऐसा कदम था जिसने पूरे सिस्टम को पलट कर रख दिया।
इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे जो दिमाग था वो कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट क्लाइव का था। इस सिस्टम में उन्होंने क्या किया? दीवानी यानी रेवेन्यू वसूलने का सारा अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया और प्रशासन की जो सिरदर्दी थी वो नाम मात्र के लिए नवाब के मथे मढ़ दी। ये पॉलिसी इस बात का पक्का सबूत थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में एक फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। मतलब पैसा अंग्रेजों का और जिम्मेदारी नवाब की। क्या चालाकी थी! अब साम्राज्य बढ़ाने के लिए गवर्नर जनरल ने हर बार तोपों और तलवारों का ही सहारा नहीं लिया। उन्होंने बहुत ही शातिर कूटनीति भी खेली। अब एक और सवाल जो कि बहुत ही दिलचस्प है, आखिर लॉर्ड वेलेस्ली ने वो कौन सी विस्तारवादी नीति लागू की थी जिससे वो बिना सीधे युद्ध किए भारतीय रियासतों को अपने कंट्रोल में ले सकें? तो इसका ऐतिहासिक जवाब है सहायक संधि, जिसे सब्सिडियरी अलायंस भी कहते हैं। ये ब्रिटिश कूटनीति का एक बहुत ही शानदार लेकिन खतरनाक नमूना था। इस जुगाड़ के तहत भारतीय राजाओं को अपनी सुरक्षा के नाम पर अपने ही राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। और सुनिए, उस सेना का भारी भरकम खर्च भी उन राजाओं को ही उठाना पड़ता था। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय राजा अपने ही पैसों से अंग्रेजों को अपनी आज़ादी बेच रहे थे। और इस कूटनीति के जाल में फंसने वाले राज्यों की लिस्ट कोई छोटी नहीं है। इसमें सबसे पहले नाम आता है हैदराबाद का, जिसने इसे सबसे पहले स्वीकारा। उसके बाद मैसूर, अवध, सतारा और नागपुर। एक एक करके ये सभी ताकतवर और आज़ाद भारतीय राज्य ब्रिटिश कूटनीति के इस विशाल जाल में और बाद में डलहौजी की राज्य हड़प नीति में फंसते चले गए और अपना पूरा वजूद ही खो बैठे। तो अब हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हमने व्यापारिक कंपनियों की एंट्री से लेकर उनके बीच की जंग, बंगाल में उनके नए प्रशासन और रियासतों को निगलने वाली उन चालाक नीतियों को समझा। अगर हम इन सारे पजल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो एक आखिरी बड़ा सवाल ये बनता है कि इस पूरे युग के बारे में हम क्या अंतिम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष शीशे की तरह साफ है। ये सिर्फ एक व्यापारिक मिशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये किनारे पर बनी छोटी छोटी व्यापारिक चौकियों से शुरू होकर एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य बनने का एक पूरा मास्टर प्लान था। जो यूरोपीय कुछ मुट्ठी भर मसालों और कपड़ों की तलाश में भारत के तटों पर आए थे, उन्होंने यहाँ की राजनीतिक कमजोरियों और बेहतरीन रिसोर्सेज का ऐसा फायदा उठाया कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसने पूरे उपमहाद्वीप को ही अपने कब्जे में ले लिया। और जाते जाते मैं आपको इस आखिरी और काफी गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। इस शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने जिस तरह की आक्रामक आर्थिक लूट और राजनैतिक कब्जे की नीतियां बनाई, उन्होंने किस तरह सीधे तौर पर 1857 के उस विशाल भारतीय विद्रोह के लिए बारूद तैयार किया। सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब दबाव और शोषण अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है ना, तो रिएक्शन भी उतना ही ऐतिहासिक होता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस Q&A के जरिए भारत में यूरोपीय आगमन का ये पूरा चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा।